हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेगमेंट में मैं आपके सामने लेकर के आया हूं डेंगू फीवर के बारे में। ये टॉपिक नीट में भी आपसे पूछा जाने वाला है। नीट में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस इससे आएंगे, तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं छोटे से बात में आपको बताता चलूंगा कि कहाँ पे नीट का पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ पे नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन अगर डिटेल में आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं और डिटेल में चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे डेंगू फीवर के बारे में आपको बताया हुआ है। डेंगू फीवर की बात करूं तो मलेरिया से ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसा कि मलेरिया डिजीज में आप जानते हैं कि वो मॉस्कीटो और आपके एनाफिलीज मॉस्कीटो और ये प्लाज्मोडियम जो हमारा प्रोटोजोआ होता है उनके बीच में काम करता है। लेकिन डेंगू फीवर जो हमारा होता है वो दरअसल काम करता है दो चीजों के बीच में, एक एडिस मॉस्कीटो और दूसरा चीज जो होता है वो काम करता है हमारा किस पे, डेम वी वायरस। तो इस वायरस के कारण जो है ये डिजीज जो है वो कॉज होती है। इसके होस्ट जो है वो जंगली जानवर भी हो सकते हैं और इसके होस्ट जो है वो हम ह्यूमंस भी हो सकते हैं। बाकी इसका होस्ट जो है वो मॉस्कीटो में, तो वो मॉस्कीटो में इसका होस्ट होता है एडिस मॉस्कीटो, जो कि जिसके बारे में अभी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेंगू फीवर जो है थोड़े टाइम मतलब अभी हाल ही में जो है डेंगू फीवर से बहुत सारे लोगों की मौत हुई। मतलब ये एक सीवियर डिजीज के रूप में भी सामने आई। एक्यूट डिजीज में तो थी ही, लेकिन सीवियर डिजीज में सामने आई और ये काफी खतरनाक डेडली डिजीज के रूप में जानी जाने लगी। रीजन, ये जो डिजीज होती है वो भी ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होती है, हमारे ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। इसलिए डेंगू फीवर को हम लोग जनरली डेंगू हीमोरैगिक फीवर के भी नाम से जानते हैं, येलो फीवर के भी नाम से हम इनको जानते हैं। और ये इसका एक सीवियर फॉर्म होता है जब ये पूरे ब्लड में फैल जाता है। हमारे ब्लड की बहुत सारी लिम्फेटिक सेल्स जो होती हैं, हमारे ब्लड में मौजूद बहुत सारे जो एंटीबॉडीज होते हैं वो इन डेंगू फीवर वाले या इन डेंगू फैलाने वाले जो वायरसेस होते हैं उनसे लड़ते हैं। लेकिन काफी डेंगू जब रेप्लिकेट हो जाते हैं, जब ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है सेल के अंदर, तब उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन क्रिएट कर देती है। रेप्लिकेट कैसे करता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपके वीडियो में अभी आप इसको देखते रहिए। डेंगू फीवर इज एन इलनेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद वायरस ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्कीटो। जनरली जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो आपका बीमारी होती है वो एडिस मॉस्कीटो के थ्रू जो होती है वो कॉज होती है। लेकिन यहाँ पे जो वायरस मौजूद होता है उसके 4 सीरोटाइप्स। अब ये सीरोटाइप्स क्या है, इस टर्मिनोलॉजी को भी थोड़ा सा समझते चलिए। सीरोटाइप क्या होता है कि जैसे कि अलग अलग टाइप के आपकी, जैसे आप स्पीसीज बोलते हो वैसे ही हम लोग सीरोटाइप बोलते हैं। अब सीरोटाइप को हम लोग वायरस में सीरोटाइप वो मानते हैं कि जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से अटैक करता है और हमारी बॉडी उस वायरस के ऊपर अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालती है। तो जो अलग अलग टाइप का इम्पैक्ट और इन्फेक्शन होता है उसी को हम लोग सीरोटाइप कहते हैं। और ये टर्म हम हमेशा वायरस और बैक्टीरिया के लिए ही इस्तेमाल में लाते हैं, ज्यादातर वायरस के लिए। ठीक है, तो वायरस के केवल टोटल 4 सीरोटाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। ठीक है ना, ये वो है जो कि ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं। डेंगू फीवर जो होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। ठीक है, डेंगू फीवर की शुरुआत कहां से हुई थी, अफ्रीका से हुई थी। और जो एडीज मॉस्कीटो थे वो पहले अफ्रीका में ही मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते ये पूरे वर्ल्ड में फैल गए। मतलब हर जगह एडीज मॉस्कीटो स्प्रेड हो गए और इसके स्प्रेड होने से जो है वो फीवर जल्दी से बढ़ने लगा। अभी तक कोई भी देयर इज नो ड्रग ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर, अभी तक ड्रग ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप इसको डायग्नोस करके अपने ब्लड में प्लेटलेट्स लेवल को बढ़ाते हुए, अगर आप ब्लड में प्लेटलेट लेवल को लगातार बढ़ाते हो, अगर अपने ब्लड लेवल को थोड़ा सा मेंटेन करते हो, WBCs को मेंटेन करते हो, तो जाहिर तौर पे आप इस बीमारी से बच करके निकल जाएंगे। तो इसके ट्रीटमेंट तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ब्लड वगैरह के ऊपर ध्यान दे करके इसका ट्रीटमेंट को कर सकते हो, लेकिन वक्त पे डायग्नोस होना जरूरी है। अगर आप डेंगू फीवर को प्रिवेंट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने आसपास, घरों के आसपास साफ सफाई रखनी है। कहीं पे भी गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक ये गंदे पानी में ही होता है। आप इसको पहचान कैसे सकते हो, इसकी पहचान है कि इसकी पूरी बॉडी जो होती है वो ब्लैक होती है और उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर के पैचेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आपको इस जगह पे या किसी भी गंदे पानी में ऐसे मॉस्कीटो दिख रहे हैं तो जान लीजिए वो एडीज मॉस्कीटो हैं और उनको तुरंत वहां से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि यही वो मॉस्कीटो हैं जो हमारे वायरस को दूसरे ह्यूमन बॉडी या वाइल्ड एनिमल की बॉडी तक पहुंचाते हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, हम जानते हैं कि आखिर ये मॉस्कीटो
होता क्या है? डेंगू वायरस डेनवी बिलोंग टू फैमिली फ्लैवीवायराइडी। अगर मैं डेंगू वायरस की बात करूं, जिसे कि हम लोग डेन 5 के भी नाम से जानते हैं, डेन वी के भी नाम से जानते हैं, तो ये जनरली फैमिली फ्लैवीवायराइडी फैमिली को बिलोंग करता है। दैट इज अ डेन वी, नॉट डेन 5, दैट इज अ डेन वी। डेन वी इसका साइंटिफिक नाम होता है और ये इसकी जो फैमिली होती है दैट इज अ फ्लैवीवायराइडी, और इसका जो जीनस होता है उसे हम लोग फ्लैवी वायरस का जीनस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है, मतलब जो हमारा एडीज मॉस्किटो जिस वायरस को दूसरे एनिमल्स तक और ह्यूमंस तक पहुंचाता है, उस वायरस के अंदर, मतलब उस वायरस जिसको हम डेंगू वायरस बोलते हैं, डेनवी बोलते हैं, उस वायरस के अंदर आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वायरस में दो ही चीज होती है, एक उसका प्रोटीन कोटिंग होती है और दूसरा होता है उसका डीएनए या उसका जेनेटिक मटेरियल। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? वायरस का जेनेटिक मटेरियल, इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए विथ 10,700 बेसेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इनका जो जीनस है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लैवीवायरस, इंक्लूड अदर आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस सच एज येलो फीवर वायरस। इसके अंदर आपको जीका वायरस, बहुत सारे तमाम तरह के ऐसे भी वायरस इस फैमिली में देखने को मिलते हैं जो कि तमाम तरह की बीमारियों को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी तक मैं एक गणना की बात करूं तो इट इन्फेक्ट 50 to 200 मिलियन पीपल एनुअली, पुटिंग ओवर 3.6 बिलियन पीपल लिविंग इन ट्रॉपिकल रीजन। ज्यादातर जहां पे गर्म एरिया होते हैं, बहुत ही हीट कंडीशन होती है, वहां पे डेंगू फैलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे ये सर्वाइव करते हैं। ये वाले जो मॉस्किटोज होते हैं ऐसे एरिया में ज्यादा सर्वाइव करते हैं। 20,000 डेथ हर साल जो है डेंगू फीवर से जो है लोगों की हो रही है। तो जाहिर तौर पे ये एक काफी खतरनाक चीज होती है और ज्यादातर इसलिए भी हो रही है क्योंकि लगातार टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उससे भी डेंगू फीवर के फैलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इन्फेक्शन विथ वन सीरोटाइप कॉन्फर्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट द सीरोटाइप। अगर आप किसी एक से पहले इन्फेक्टेड हो जाते हैं, पहले मान लीजिए जैसे एक सीरोटाइप से आप पहले इन्फेक्टेड हो गए, तो आपको लाइफ टाइम तक दोबारा जो है आप उस वाले, जैसे एग्जांपल तौर पे आप डेन वन वाला जो डेंगू था उसने आपको इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, डेन वन वाला, तो आगे आपको कभी भी लाइफ टाइम के अंदर आप इससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे, डेन वन वाले से नहीं होंगे। लेकिन दूसरा वाला अगर आ गया, डेन 2 या डेन 3 आ गया, तब दिक्कत करेगा। बट हेट्रोलॉगस इन्फेक्शंस लीड टू सीवियर डेंगू हेमोरैगिक फीवर ड्यू टू एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। बाद में अगर आप इससे इन्फेक्टेड होते हैं तो आपको ज्यादा खतरा जो है वो देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं सीधे इनके स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको बीच में एम प्रोटीन देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ आपको ई डाइमर देखने को मिल रहा है, और ये जो एरिया जो जस्ट आपके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एरिया मौजूद होता है उसे हम लोग कैप्सिड प्रोटीन या कैप्सिड के भी नाम से जानते हैं। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दरअसल आरएनए होता है। अब आइए काम की बात पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा नीट वालों के लिए पॉइंट्स को बताता चलूं ताकि नीट वालों का काम हो जाए और वो निकल ले, ठीक है। नीट वाले बच्चे इस बात को ध्यान देंगे तो उनके लिए जानना ये जरूरी है कि जो मॉस्किटो बीमारी फैलाता है उस मॉस्किटो का नाम है जो ह्यूमन में कॉज करता है। ह्यूमन में अगर कोई बीमारी फैलाता है या ह्यूमन में अगर डेंगू फीवर हो रहा है, ह्यूमन में अगर एडीज एजिप्टी अगर ह्यूमन में डिजीज कॉज कर रहा है तो वो अर्बन डिजीज कहलाता है, वो अर्बन साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्बन साइकिल कहलाती है। और अगर किसी वाइल्ड एनिमल के अंदर वो डिजीज कॉज कर रहा है तो वो एडीज एजिप्टी नहीं कॉज करेगा, उसमें एडीज की दूसरी स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी। और इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम लोग सिल्वैटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। फिर सुनिए, एडीज एजिप्टी जो होता है वो जो है ह्यूमंस के लिए डिजीज कॉज करता है, वो अर्बन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि वहीं पे दूसरी तरफ जो आपका एडीज की अदर स्पीशीज होती हैं वो आपके नॉन ह्यूमन प्राइमेट जैसे मंकीज वगैरह के अंदर डिजीज कॉज करती हैं। क्लियर? अब इतनी चीजें आपको नीट एज अ नीट स्टूडेंट जाननी चाहिए। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो 10-15 मिनट देके और पूरी चीजें जान सकते हो। आइए अब हम आगे और भी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि हम एकदम शुरुआत से चीजों को शुरू करते हैं। यहाँ पे एक स्टैग्नेंट वाटर है। क्या है? एक स्टैग्नेंट वाटर था और इस वाटर के कारण सबसे पहले फीमेल ने क्या किया, ब्लड को सक करना शुरू किया। किसी ह्यूमन में गया, ब्लड को सक किया और ब्लड को सक किया। क्यों? क्योंकि उसको एग प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है।
तो फीमेल ने ब्लड को सक किया, फीमेल ने ब्लड को सक करने के बाद वाटर के अंदर जाकर के अपने एग को दे दिया, ठीक है, एग दिया उसने, और फिर व्हेन कवर्ड विथ वाटर लार्वा इमर्ज फ्रॉम इट, और उसके बाद धीरे धीरे वो एग से जो है वो लार्वा जो है वो बाहर आते हैं, उनमें मॉल्टिंग होती है, पहली लार्वल स्टेज, दूसरी लार्वल स्टेज, तीसरी लार्वल स्टेज, फोर्थ लार्वल स्टेज, और उसके बाद ये प्यूपा बनते हैं, और प्यूपा के बाद ये यहाँ से प्यूपा से एडल्ट जो होते हैं वो निकल के बाहर आते हैं। दैट इज अ सिंपल लाइफ साइकिल जो आपको देखने को मिलती है। लाइफ साइकिल ऑफ एडिस मॉस्किटो था। यहाँ पे मैंने आपसे वायरस की कोई भी बात नहीं करी। ये किसकी लाइफ साइकिल का है? ये हमारे मॉस्किटो की लाइफ साइकिल का है, जो एडिस मॉस्किटो होता है। अब हम आपसे बात करने जाएंगे किसके बारे में कि ये डिजीज फैलती कैसे है। The dengue virus infect a person through the bite of an infected mosquito. Infected mosquito मतलब जिसके अंदर ऑलरेडी वायरस था। उसने सबसे पहले क्या किया कि वो मॉस्किटो जिसके पास वो वायरस मौजूद था, कौन सा वायरस? डेंगू वायरस मौजूद था। ये मॉस्किटो ये एडीज पहुंचा और इसने ह्यूमन बीइंग को कट किया, वहां पे वायरस को इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद में जो है वहां से ब्लड इसने ले लिया और अपने नंबर्स को ये बाहर की तरफ मतलब किसी गंदे पानी में बढ़ाने लगा। फिर उसके बाद इस ह्यूमन बीइंग को अगर कोई भी मॉस्किटो बाइट करता है और वो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर लेता है तो वो भी जो है वो आपका जनरली इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसके जनरल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 फॉरेनहाइट। जबकि वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपको जो है अगर आपको इतना फीवर होता है कि भाई आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 फॉरेनहाइट तक बुखार आपको है, तो इसका मतलब ये डेंगू फीवर का साइन हो सकता है। आपको पेन्स हो सकता है, आपके जॉइंट में पेन हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, थकावट हो सकता है, आपकी स्किन के ऊपर लाल लाल पैचेस पड़ सकते हैं, धब्बे पड़ सकते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलता है। प्लेटलेट्स लेवल का लो हो जाना, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और WBC में लो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें निशानियां हैं किसकी? ये सब चीज़ें निशानियां हैं आपके किसकी? डेंगू फीवर की। ठीक, अब यहाँ पे सीधे सीधे आ जाइए, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, अब इसको बहुत शांति से बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि आपको यहाँ पे वायरस देखने को मिल रहा है। जनरली इनका जो वायरस होता है, मतलब जो आपका डेंगू वायरस होता है, वो जनरली मिडगट के अंदर अपने नंबर्स को रेप्लिकेट करता है, अपने नंबर्स को इनहेंस करता है, ठीक है। बाद में सलाइवा में आकर के ये जो है सलिवरी ग्लैंड के थ्रू जो है वो वायरस जो है वो जाता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। अब अगर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वायरस पहुंच गया है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जा रहा है सामने। अगर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वायरस पहुंच गया तो ये वायरस उस ह्यूमन बीइंग के सेल को कैसे नुकसान पहुंचाता है, आइए अब हम उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेगा कि अगर ये वायरस किसी भी ह्यूमन बीइंग में पहुंचा, देखिए ये डेनवी वायरस है, ये किसी भी, या मैं ह्यूमन बीइंग की क्या बात करूं, ये डेनवी है तो भाई ये दूसरी तरह से काम करेगा। ये डेनवी वायरस है, ये डेंगू वायरस है। ये वायरस सबसे पहले जाएगा डेनवी वायरस, ये किसी भी सेल के रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड कर जाएगा। ये होस्ट सेल का रिसेप्टर है, मतलब ये किसी ना किसी एनिमल या ह्यूमन का रिसेप्टर है, ठीक है, ह्यूमन सेल का। ये सबसे पहले उसके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, फिर उसके बाद उस सेल के अंदर जो है ये एंटर करेगा और एक एंडोसोम बनाएगा। जब सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजते हुए जब कोई चीज अंदर जाती है तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की मदद से ये अंदर जाएगा और एंडोसाइटोसिस जाने के बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इसके ऊपर जो है एक एंडोसोम पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे पहले ये आया और जैसे यहाँ पे आया दैट इज अ क्लैदरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हुआ इसके अंदर, और उसके बाद क्लैदरिन जो थी प्रोटीन वो डिसअसेंबल हो गई। अब इसके अंदर एंडोसोम पड़ा हुआ है, तो पहले ये अंदर आ गया सेल के, नंबर 1 सेल के अंदर आया, नंबर दूसरा जो इसके ऊपर क्लैदरिन प्रोटीन थी वो निकल गई। अब उसके बाद जो एंडोसोम था धीरे धीरे अर्ली फिर लेट, और उसके बाद में ये एंडोसोम धीरे से ब्रेक हो गया, फ्यूज हो गया। जैसे ये एंडोसोम ब्रेक हुआ, इसकी प्रोटीन कोट और एंडोसोम और प्रोटीन कोट दोनों क्या हो गए? डिसअसेंबल हो गए। प्रोटीन कोट और ये दोनों फ्यूज हो गए और इसके अंदर का जो डीएनए मटेरियल था, जो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, वायरल आरएनए, वो बाहर निकला और वो पहुंचा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पहुंचने के बाद चूंकि इसका वायरल आरएनए है तो इसका जो है क्या होगा,
डीएनए में कन्वर्ट होगा और इसका रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। और रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनेगी। तो एक तरफ ट्रांसलेशन में इसकी प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन में क्या बनेगी? इसकी प्रोटीन बनेगी, दैट इज जो प्रोटीन कोड बनाएगा। और रेप्लिकेशन में जो है ये डीएनए, फिर उसके बाद आरएनए बनेगा और उसके बाद में ये पूरा इसकी असेंबली होगी। वायरस फिर से क्या हो जाएगा? असेंबल हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जब भाई ढेर सारे वायरस बन गए, ढेर सारे रेप्लिकेशन होगा तो ढेर सारा जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसलेशन होगा तो ढेर सारी प्रोटीन्स, और इस तरीके से वायरस फिर से असेंबल करके प्रोटीन और डीएनए मटेरियल ये गोल्जी बॉडी के थ्रू, क्योंकि गोल्जी बॉडी क्या बनाता है? वेसाइकल्स बनाता है। ये वेसाइकल्स के अंदर जाएंगे और वेसाइकल्स के थ्रू ये मैच्योर होते होते ये सेल के बाहर निकल जाएंगे। अब ये जाएंगे किसी दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? मतलब हमारी बॉडी के अंदर मॉस्किटो अपने नंबर को नहीं बढ़ाएगा। हमारी बॉडी के अंदर जो वायरस है वो अपने नंबर को इनहैंस करेगा। जो वायरस है वो अपने नंबर को इनहैंस करेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले वायरस किसी भी होस्ट सेल के अंदर आया थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, फिर वहां पे एंडोसोम्स बने जिसके अंदर वायरस मौजूद था, फिर एंडोसोम और वायरस की प्रोटीन फ्यूज हो गई और उसका आरएनए बाहर आ गया। आरएनए ने आगे जाकर के रेप्लिकेशन किया, मतलब डीएनए और आरएनए, आप लोग वायरस की साइकिल पढ़े ही हुए हो, वहां रेप्लिकेशन हुआ, जेनेटिक मटेरियल इनहैंस हुआ, कॉपी तैयार हुई, क्योंकि आरएनए की कॉपी नहीं बन सकती, डीएनए की कॉपी बनेगी। तो डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, फिर उसके बाद वहां पे रेप्लिकेशन हुआ। रेप्लिकेशन होने के बाद उधर दूसरी तरफ ट्रांसलेशन भी हो रहा था। ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनी, रेप्लिकेशन से डीएनए मटेरियल बना, दोनों असेंबल हुए और असेंबल होते ही गोल्जी बॉडी के पास पहुंचे। गोल्जी बॉडी सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाती है और उसने बनाया और इस थ्रू वायरस जो है वो आगे चलेगा। क्योंकि जिस समय वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है, पूरी की पूरी सेल जो है वो उसी के ऊपर काम करने लगती है। दैट्स इट गाइस। तो इस तरीके से आपने देखा कि वायरस सेल में कैसे अपनी लाइफ साइकिल को ऑपरेट करता है। ठीक है, वायरस सेल के अंदर कैसे अपनी लाइफ साइकिल को ऑपरेट करता है। और आपने ये भी देखा कि एडीज मॉस्किटो कैसे अपनी लाइफ साइकिल को एक्सपेंड करता है। और आपने ये भी देखा कि कैसे एडीज मॉस्किटो ह्यूमन को काट के अपने नंबर्स को, कैसे केसेस को बढ़ा रही है। तो आप क्या कर सकते हो? सिम्टम्स क्या है? नंबर 1 सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम रैशेस ऑफ बॉडी, तीसरा सिम्टम्स हेडेक, चौथा सिम्टम्स मसल एंड ज्वाइंट पेन, पांचवा सिम्टम्स बॉडी एक्ने और नौसा एंड वॉमिटिंग, ये भी एक तरह का सिम्टम्स। तो ये अगर सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब ये डेंगू फीवर की निशानी है। वहीं पे दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों में एक सवाल होता है कि यार हमेशा डेंगू फीवर के अंदर प्लेटलेट्स क्यों कम होने लगता है। सीधी सी बात है, जब आप डेंगू फीवर से इन्फेक्टेड होते हैं, जब आप डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, तो उस समय क्या होता है, डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड होने पे आपकी बॉडी के अंदर जो बोन मैरो होता है वो सप्रेस्ड होती है। और आप जानते हो कि बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रोडक्शन, जिससे ब्लड प्रोडक्शन ना होने के कारण प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है। और प्लेटलेट्स का अगर प्रोडक्शन ड्रॉप होगा तो आपको पता है प्लेटलेट्स गिरेगा। ब्लड सेल्स दैट आर अफेक्टेड बाय डेंगू वायरस डैमेज प्लेटलेट्स। जो भी ब्लड सेल्स अगर डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड हुई तो अगल बगल प्लेटलेट्स को भी नुकसान पहुंचाएगी। एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। और इस समय जो भी एंटीबॉडीज नुकसान पहुंचती हैं, जिन एंटीबॉडीज को इन वायरस से नुकसान पहुंचता है, वो एंटीबॉडीज भी प्लेटलेट्स को डैमेज करती हैं। तो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। डेंगू फीवर आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा होपफुली। अगर समझ में आया वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा। और एक डिटेल वीडियो है, नीट के बच्चे भी प्रॉपर देख सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलता हूँ।